मैं वैशाली, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की क्लास 8 है, जिसमें आज हम मोस्ट नेशनल इनकम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है आपका नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो आपका केवीएस, एनवीएस, DSSB, LT ग्रेड, GIC, BPSC, एस्टेट, हर जगह ये पूछा जाता है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस के तौर पे आपका ये नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ा था। प्रति व्यक्ति आय, ये पर पर्सन की एवरेज इनकम बताती है, औसत आय को बताती है। इसको नेशनल इनकम और टोटल पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी क्लास अपलोड कर दी गई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और ये जो भी क्लासेस है सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, जो हमारा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। क्या आप जानते हैं कि अगर देश में जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी में तरक्की हो रही, इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। हो सकता है कि मे बी जो कमोडिटीज़ हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए जीडीपी बढ़ रही है। तो आज हम वही चीज़ जानेंगे, आपका नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। जीडीपी पहले तो हम जानेंगे कि जीडीपी क्या होती है। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। की एक साल के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसकी टोटल वैल्यू को आप जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी कैन बी मेजर्ड इन 2 वेज। जीडीपी को हम 2 तरीके से मेजर करते हैं। जीडीपी की क्लासेस आपकी ऑलरेडी मैंने जीडीपी वगैरह, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, जिसकी क्लास अपलोड कर दी है, आप मेरे जाके चैनल पे देख सकते हो। और जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 वेज। जीडीपी को हम 2 तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। GDP can be measured in 2 ways। 2 तरीके से जीडीपी को हम मेजर कर सकते हैं। पहला है हम आपका नॉमिनल जीडीपी। अभी मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नॉमिनल जीडीपी। एंड सेकेंड है आपका रियल जीडीपी। इससे हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जीडीपी क्या होता है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसकी फाइनल वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी को हम 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला हमारा नॉमिनल जीडीपी एंड सेकेंड है हमारा रियल जीडीपी, जिसमें से सबसे पहले हम नॉमिनल जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो करंट ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट की जाती है। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस। वो होती है नॉमिनल जीडीपी। वो जीडीपी होती है जो करंट ईयर के प्राइसेस पे, जो करंट में जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट या मेजर करी जाती है नॉमिनल जीडीपी। इट इज द टोटल value of all final goods and services, all final goods and services calculated at current year prices, current year प्राइसेस। वो जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो करंट के प्राइसेस पे मेजर किया जाता है। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। वो जीडीपी होती है जो करंट ईयर प्राइसेस पर कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, सिंपल सा बस यही होता है। वही जो नॉमिनल जीडीपी वो होती है जो करंट ईयर के प्राइसेस पे मेजर करी जाती है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू करंट ईयर आउटपुट, करंट ईयर
आउटपुट इनटू करंट ईयर प्राइसेस, करंट ईयर प्राइसेस कि करंट में जो भी आपका आउटपुट आया हो, करंट ईयर में जो भी आपका आउटपुट आया हो और करंट प्राइस जो है उसको जब हम इनटू करेंगे तो आपका नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये आपका ईयर है और ये आपका प्रोडक्शन है, आपके प्राइसेस हैं और ये आपका जीडीपी हो गया। ठीक है, ये आपका जीडीपी हो गया। तो ईयर हम ले लेते हैं 2024। आपका प्रोडक्शन कितना हुआ? 100 यूनिट्स हुआ। किसी भी आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, या वीट वगैरह, राइस वगैरह, जो भी कि 100 यूनिट्स का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ। प्राइस कितना था? 10 था। ठीक है, कितना जीडीपी कितना आया उस साल का? जीडीपी कितना आया? 10 यूनिट्स आपने प्रोडक्शन किया, प्राइस कितना था आपका? इतना 10 रुपये था। और जीडीपी कितना आया उस साल का? जीडीपी कितना आया? 1000। फिर ये तो 2024 का था। स्पेस पे आपका नॉमिनल जीडीपी नहीं कैलकुलेट होता है, करंट प्राइसेस पे आपका नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। अब 2025 में आएंगे, प्रोडक्शन आपका कितना हुआ? 100 यूनिट्स हुआ, बट प्राइसेस बढ़ गए। प्राइस कितना हो गया? 12 हो गया। और जीडीपी कितनी आई? 1200 आ गई। तो यहाँ पे क्या है कि अब जो नॉमिनल जीडीपी है वो आपकी 2025 के जीडीपी पे कैलकुलेट की जाएगी, कि जो करंट प्राइस है, जैसे 12 है आपका करंट प्राइस, तो उसके अकॉर्डिंग जीडीपी पे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ प्रोडक्शन तो सेम है बट प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ गए, और प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या हो गया? जीडीपी बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्राइसेस बढ़ने की वजह से। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन महंगाई होती है। महंगाई के समय जब इन्फ्लेशन कैसे होता है? जब मार्केट में आपकी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से जो कमोडिटीज़ होते हैं, उनकी जो चीज़ें होती हैं, उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइसेस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइसेस बढ़ा है, इसीलिए आपकी जीडीपी इंक्रीज हुई है। यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। इकोनॉमी जीडीपी 1000 से 1200 हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी ने ग्रोथ किया है, नहीं, यहाँ पे महंगाई की वजह से आपकी जीडीपी बढ़ी है। क्लियर? तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे? तो अभी फॉर्मूला बताया था मैंने नॉमिनल जीडीपी का कि आपका नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि करंट प्राइस पे करना है, तो आपका करंट प्राइस 2025 पे है, तो करंट प्राइस आपका कितना है? 12 है। ठीक है, और आपका प्रोडक्शन कितना है? 100 यूनिट से। प्रोडक्शन तो सेम है पर आपके प्राइसेस बढ़ गए, और इसी वजह से आपकी जीडीपी भी बढ़ गई। तो नॉमिनल जीडीपी आपका करंट ईयर आउटपुट कितना है? आपका 100 यूनिट्स है। और करंट ईयर प्राइसेस कितना है आपका? 12 है, 12 रुपीज़ है। तो आपकी नॉमिनल जीडीपी कितनी आ जाएगी? 1200। ये आपकी क्या है? नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। तो यहाँ पे क्या है कि आउटपुट तो सेम है, आउटपुट तो सेम है, बट प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपके क्या हो गया? जीडीपी भी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट इंक्लूड होता है। इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से आपकी जीडीपी इंक्रीज करती है। जीडीपी इंक्रीज हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इकोनॉमी में तरक्की हुई है, नहीं, इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी अच्छा ग्रोथ नहीं कर रही है, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आउटपुट इज द सेम, output is the same but GDP increased due to prices, due to an increase in प्राइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है? आउटपुट तो सेम होता है, जीडीपी बढ़ती है, पर क्यों बढ़ती है? क्योंकि मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी जीडीपी भी आपकी बढ़, जैसे आपका टेबल में शो किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? आउटपुट इज द सेम
बट जीडीपी इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइसेस। जीडीपी बढ़ती है क्योंकि प्राइसेस के बढ़ने की वजह से। और नॉमिनल जीडीपी इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इसके अंदर इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। इन्फ्लेशन को महंगाई बोलते हैं। महंगाई कैसे बढ़ती है? इन्फ्लेशन कब आता है कि जब मार्केट में जो आपका मनी सप्लाई होता है वो ज़्यादा हो जाता है। मनी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस, जो चीज़ों के प्राइसेस होते हैं, कमोडिटीज़ के प्राइसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, तभी महंगाई आ जाती है। क्योंकि जब लोगों के पास, इन्फ्लेशन के समय क्या होता है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होने लग जाता है, मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जब सबके पास पैसा ज़्यादा होगा तो सब जाके मार्केट में एक साथ सारी चीज़ें खरीद लेंगे। बार बार कोई मार्केट जाएगा नहीं, जब मार्केट नहीं जाएंगे तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। कोई जब मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाएगा नहीं तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना कोई चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए। तो क्या होगा कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो चीज़ें कम होने लगेंगी। जब चीज़ें कम होने लगेंगी फिर लोगों को उस चीज़ की कमी होगी तो वो जाके फिर मार्केट में लेंगे। जब मार्केट में चीज़ें ही नहीं होंगी तो उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे महंगाई आने लगती है। उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, उसी को महंगाई कहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉमिनल जीडीपी इंक्लूड्स इन्फ्लेशन। एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं कि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है कि नहीं होता। तो यस, नॉमिनल जीडीपी में आपके इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है। और यहाँ पे आउटपुट तो सेम होता है, जीडीपी भी इंक्रीज करती है, बट किसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज करती है? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जीडीपी बढ़ गई तो आपकी इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ गई, नहीं, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ गए हैं इसीलिए आपकी जीडीपी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ में नहीं है। तो नॉमिनल जीडीपी इंक्लूड्स इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। आपका नॉमिनल जीडीपी बस सिंपल सा ये है कि करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। जो नॉमिनल जीडीपी होता है आपका करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया। और इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, महंगाई इंक्लूड होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका रियल जीडीपी। सेकेंड है आपका रियल जीडीपी। रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो बेस ईयर कांस्टेंट प्राइसेस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। जो भी कांस्टेंट प्राइसेस होते हैं उन्हीं पे रियल जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर कांस्टेंट प्राइसेस पे रियल जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं। It is the value of final goods and services, calculated at base year। बेस ईयर जो आपके कांस्टेंट प्राइस होते हैं, इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर। जो कांस्टेंट प्राइस होते हैं उन पे आपका रियल जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। या वह जीडीपी होती है जो बेस ईयर स्थिर मूल्य, आपके जो प्राइसेस होंगे, प्राइसेस पर कैलकुलेट किया जाता है। वह जीडीपी होती है जो बेस ईयर स्थिर मूल्यों पर कैलकुलेट की जाती है। फॉर्मूला हो जाएगा रियल जीडीपी इक्वल्स टू करंट ईयर आउटपुट, की करंट में जो भी आउटपुट चल रहा होगा, करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, कि रियल जीडीपी जो करंट में आउटपुट चल रहा होगा और बेस ईयर जो आपके कांस्टेंट प्राइसेस होंगे, कि किसी एक बेस ईयर मान लिया गया, जैसे 2011-2012 को बेस ईयर में उस समय जो प्राइसेस रहे होंगे,
सपोज मान लीजिए कि बेस ईयर आपका 2011-2012 हम मान लेते हैं, ठीक है। उसमें जो उस समय जो प्राइसेस रहे होंगे उसी प्राइसेस पे आपकी रियल जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। तो आपका करंट ईयर आउटपुट जो होगा और करंट बेस ईयर प्राइस होगी उस पे हम जीडीपी को रियल जीडीपी को कैलकुलेट कर ले। तभी तो अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करंट ईयर आउटपुट आपका 100 यूनिट्स है, और बेस ईयर जो हमने बेस ईयर माना होगा, बेस ईयर प्राइस जो आपके कांस्टेंट प्राइसेस होंगे वो ₹10 है, ठीक है। रुपीस कितना है आपका बेस ईयर प्राइस, जो आपके कांस्टेंट प्राइसेस हैं, कांस्टेंट माने जाते हैं, स्थिर होते हैं ये आपके, मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, ₹10 मान लेते हैं। अब इसको हम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रियल जीडीपी इक्वल्स टू आपका क्या था, करंट ईयर आउटपुट इनटू बेस ईयर प्राइसेस की जो आपकी कांस्टेंट प्राइसेस होंगे उनको इनटू कर देंगे। 100 यूनिट्स इंटू 10, तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1000, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1000। तो ये आपका क्या है, रियल जीडीपी, इसको बोलेंगे रियल जीडीपी, ठीक, ओके। करंट ईयर आउटपुट कितना आपका था, आपका 100 था, बट जो करंट ईयर के आउटपुट पे तो इसको कैलकुलेट किया गया, पर प्राइस आपका बेस ईयर का प्राइस लिया गया है, पुराना प्राइस लिया गया जो कांस्टेंट प्राइसेस है उनके बेस पे यहाँ पे रियल जीडीपी को कैलकुलेट किया गया। तो 100 यूनिट्स इंटू 10 करेंगे तो आपका 1000 आपका रियल जीडीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट तो सेम है बट रियल जीडीपी अनचेंज, आउटपुट तो आपका सेम है बट रियल जीडीपी चेंज नहीं हुई है, रियल जीडीपी जो थी वही है। तो यहाँ पे जो रियल जीडीपी होता है वो इन्फ्लेशन को के इफेक्ट को रिमूव कर देता है, और यहीं पे रियल जीडीपी आपको एक्चुअल ग्रोथ के बारे में बताता है कि कंट्री की एक्चुअल ग्रोथ क्या है, ओके। तो अगर कंट्री में कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करना होता है तो रियल जीडीपी का ही यूज़ किया जाता है और नॉमिनल जीडीपी का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है, उस समय महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही होती है और जीडीपी ग्रो तो करती है पर प्राइसेस बढ़ने की वजह से, तो वो इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती है, वो रियल ग्रोथ नहीं बताता है। बट जो आपका रियल जीडीपी होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है, इसीलिए जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ मेज़र करी जाती है वो रियल जीडीपी के अकॉर्डिंग ही मेज़र करी जाती है, जो आपकी बेस ईयर प्राइस होते हैं और करंट आउटपुट के अकॉर्डिंग ही रियल जीडीपी मेज़र करी जाती है। क्या हो जाएगा, सिंस आउटपुट इज द सेम बट रियल जीडीपी रिमेन्स अनचेंज्ड। आपका आउटपुट तो यहाँ पे सेम है, आउटपुट तो यहाँ पे आपका सेम दिया गया है, आउटपुट में आपका कोई चेंज नहीं है, आपका आउटपुट उसी साल का लिया गया, पर जो आपके प्राइसेस है वो बेस ईयर कांस्टेंट प्राइसेस के बेस पे यहाँ पे कैलकुलेट किया गया। तो आपका आउटपुट तो सेम हो जाएगा, पर जो रियल जीडीपी होती है वो चेंज नहीं होती है, वो अनचेंज्ड होती है। सो रियल जीडीपी रिमूव्स the effect of inflation and shows actual growth in production, okay। So real GDP removes the effect of inflation, रियल जीडीपी जो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, हटा देती है, महंगाई को यहाँ से हटा देती है और एक्चुअल प्रोडक्शन की ग्रोथ को बताती है कि एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ क्या हो रही है, वो रियल जीडीपी आपका बताता है। यहाँ पे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, जैसे नॉमिनल जीडीपी में आपका इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, महंगाई बताती है, इसीलिए आपका जीडीपी इंक्रीज करती है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। बट आपका इसमें क्या होता है, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन हट जाता है, महंगाई को रिमूव करके रियल जीडीपी
यहाँ पे जो रियल जीडीपी होती है वो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को रिमूव कर देती है, और एक्चुअल ग्रोथ, प्रोडक्शन में क्या एक्चुअल ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी में क्या एक्चुअल ग्रोथ हो रही है, वो रियल जीडीपी बताता है। ओके, तो ये आपका रियल जीडीपी था, रियल जीडीपी है। अब यहाँ पे हम दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। की पॉइंट्स यहाँ पे कर लो, की पॉइंट्स जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में पूछे जाते हैं। ये आपका नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, कंपैरिजन कर लेते हैं, और ये आपका रियल जीडीपी, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 में यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है, ताकि आपको एकदम आपके माइंड में एकदम बैठ जाए वो चीज़, आप भूलो नहीं। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर करोगे तब तक आप एमसीक्यू वगैरह नहीं सॉल्व कर सकते। इसीलिए यहाँ पे मैं कुछ की पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में आपको ईजिली याद रहे और आप एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर पाएँ। तो नॉमिनल जीडीपी में अभी हमने क्या पढ़ा कि करंट प्राइसेस के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो करंट प्राइसेस हो जाएगा यहाँ पे, करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। और क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड की महंगाई इसके अंदर इंक्लूड होती है। तभी आपका क्या होता है, जीडीपी इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, इसीलिए आपका जीडीपी इंक्रीज करता है। ओके, कि प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज कर गया, इसीलिए आपका जीडीपी भी इंक्रीज करता है। ये रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं बताता है, इसीलिए कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर किया जाता है तो नॉमिनल जीडीपी से नहीं किया जाता, आपका रियल जीडीपी के से किया जाता है। फिर आपका रियल जीडीपी अभी मैंने बताया कि बेस ईयर, जो आपके बेस ईयर प्राइसेस होते हैं, जो आपके कांस्टेंट प्राइसेस होते हैं, उससे मेजर किए जाते हैं, उससे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आपका बेस ईयर प्राइसेस जिसको हम कांस्टेंट प्राइसेस बोलेंगे, कांस्टेंट प्राइसेस। और क्या है इसके अंदर? इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड, इसके अंदर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड हो जाता है। एक्सक्लूडेड। रियल जीडीपी जो होता है वो इन्फ्लेशन को रिमूव कर देता है और एक्चुअल प्रोडक्शन की ग्रोथ को बताता है, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज मेजर्ड बाय रियल जीडीपी। जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जो आपकी कंट्री की ग्रोथ होती है, प्रोडक्शन की ग्रोथ होती है, वो रियल जीडीपी से मेज़र की जाती है, नॉमिनल जीडीपी से मेज़र नहीं की जाती है। तो ये था आपका छोटा सा डिफरेंस नॉमिनल एंड रियल जीडीपी का। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बस आपसे यही कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। येस, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।